दूसरी है अपनी लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। लिखित परीक्षा क्या होती है? लिखित परीक्षा 4 प्रकार की होती है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, नेक्स्ट है निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपने ये देखा होगा कि जब बचपन में आप क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 तक जब आप थे तो आपके न्यू टाइप आती थी, ठीक है ना, आती थी ना न्यू टाइप। तो वो न्यू टाइप क्या होती थी? आप में उसमें बहुत सारे और टिक द मार्क्स होते थे, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर होते थे। यानी कि A, B, C, D ऐसे 4 ऑप्शन होते थे, एक क्वेश्चन दिया हुआ होता था, आप जो आंसर सही होता था उसको करते थे, ठीक। दूसरा आता था फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना होता था? आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था और उसमें आपको जो है यहाँ पे स्पेस रहता था और वो आपको भरना होता था, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान। एक और क्वेश्चन आता था जहाँ पे A, B, C, D लिखे हुए होते थे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो आपको मैच करने होते थे। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। एक और आते थे जिसमें आपके क्वेश्चन आते थे 1 वर्ड आंसर, 1 वर्ड आंसर आते थे कि आपको एक शब्द में आंसर देना होता था। एक और आते हैं वस्तुनिष्ठ में जो आते हैं ट्रू फॉल्स, सही या गलत। कौन से आते हैं? सही या गलत के। ये सारी चीजें किस चीज को बताती हैं? यदि मैं ये कहूँ कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, तो आप कहेंगे कि मैम ये तो सारे वस्तुनिष्ठ ही हैं, फिर बांटने की जरूरत क्या है? इन्हें शिक्षार्थियों ने 2 भागों में बांटा है। एक होता है रिकॉल और एक होता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज यानी कि एक को तो आप क्या करते हैं कि आप अपने दिमाग से सोचते हैं, अच्छा भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। तो आप क्या करेंगे? 1 वर्ड में लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक आएगा तो आप उसमें भरेंगे फिल इन द ब्लैंक में। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक और ये जो 1 वर्ड वाले आंसर आते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आप अपने दिमाग से पूछ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये आएगा। प्राचीन राजधानी कौन सी थी? भारत में कौन सी मुद्रा का प्रचलन था? सिक्के कब बंद हुए? पहला रिजर्व बैंक का जो वो था अध्यक्ष, वो कौन था? इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको रिकॉल करना पड़ता है, अपने दिमाग को लेके जाना पड़ता है कि हम क्या पढ़ के आए थे, ठीक है। दूसरे वाले जैसे कि मैंने बताया टिक द करेक्ट, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उनमें से चुन के एक भरना है। जैसे ही आपको दिमाग में आएगा, आपको भले याद ना हो लेकिन हल्का सा भी अगर आपको याद है तो आप उन 4 में से देख के टिक कर सकते हैं। तो ये टिक करना, मैच द फॉलोइंग करना, ये किस में आता है कि आपको देख के पहचानना है, कि आप देख के पहचान जाएंगे कि इसका आंसर ये होगा। तो आई होप वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे खास विशेषता ये होती है कि ये पूरा जो आपका सिलेबस होता है उसको कवर करता है। यानी कि आपकी जो पूरी किताब होती है, जैसे अगर मेरी है ना साइंस की किताब है तो पूरी साइंस के एक चैप्टर को कवर करने की क्षमता कौन रखता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा रखती है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा और क्या काम करती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि इसमें वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है। इन 2 शब्दों पर गौर करें, वैधता और विश्वसनीयता।
वैधता का मतलब क्या होता है? आप लिखते हैं वैधता और विश्वसनीयता पाई जाती है। तो वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए जो उपकरण बनाया गया है, यदि मैंने साइंस के लिए पेपर बनाया है तो साइंस की वैधता ही उसमें होगी, यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर बनाया है, जिस सब्जेक्ट को लेकर बनाया है, वो उसमें परिपूर्ण हो रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तो साइंस का पेपर बनाया हो और उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन गणित के डाल दूं, तो वो वैधता नहीं होगी। वैधता कब होगी? जब आपने जिस उद्देश्य को लेकर जिस कार्य को किया है वो पूर्ण रूप से हो रहा हो, वो क्या है? वैधता है। विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता का मतलब होता है कि जो चीज आज आपका आंसर मैंने चेक किया तो भी आपके 6 मार्क्स ही आ रहे हैं, 10 ऑफ द 6 आ रहे हैं। अगर किसी और टीचर ने भी चेक किया तो भी आपके 10 ऑफ द 6 ही आ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि 10 में से 6 आ रहे हैं, तो क्या है कि ये एक विश्वसनीयता को बता रहा है कि चाहे आपके ये जो क्वेश्चन आंसर का पेपर है वो किसी भी टीचर से चेक करवाया जाए, हमेशा आपका मान जो है, हमेशा आपकी ग्रेड या आपके नंबर जो है, आपकी ग्रेड, आपके नंबर जब एक जैसे आते हैं, आपके नंबर जब समान आते हैं, तो वो आपकी विश्वसनीयता को बताते हैं कि जितने भी लोगों से परीक्षण कराया जाए रिजल्ट समान हो, तो वो उस चीज को बताता है कि ये इसकी विश्वसनीयता की जांच की गई है। तो आइए अब आप वस्तुनिष्ठ परीक्षण को अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे उस पर चलते हैं। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि 20 या 22 या 15 शब्दों में या 10 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखने को जब आता है तो वो कहलाता है अति लघु, की 2 या 3 लाइनों में आंसर दीजिए। लघुतरात्मक जैसे कि आपको कह दे कि 100 शब्दों में आंसर लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए, इससे ज्यादा वो नहीं होता। मेन बात आती है निबंधात्मक प्रश्न की, वो क्या होते हैं? अपना निबंधात्मक प्रश्न जिसको आप ऐसे टाइप बोलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है? एक तो शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं, इनको बनाना बहुत आसान होता है, पता है? बनाना आसान होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी खामी ये होती है इसकी कि इसको कि जो है ये पूरा सिलेबस कवर नहीं करती, पूरी जो बुक है आपकी उसको कवर नहीं करती, पूरी बुक कवर नहीं करती। ये इसकी सबसे बड़ी खामी होती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये बच्चों में रचनात्मकता को देखती है। किस चीज को देखती है? उसके अलावा निबंधात्मक प्रश्न संज्ञानात्मक पक्ष को बताते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष क्या बताता है? संज्ञानात्मक प्रश्न ब्लूम के जो 3 डोमेन बताए हैं, ब्लूम के से जो शैक्षिक बताए हैं 3 डोमेन कि क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्या होता है? जो केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। 3 हेड्स आपने पढ़े होंगे। 3 हेड्स में पहला हेड्स आता है, पहला जो है हेड वो क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि ये निबंधात्मक प्रश्न में बच्चे का संज्ञानात्मक प्रश्न बताते हैं, बच्चे की रचनात्मकता को बताते हैं और बच्चे की मौलिकता को बताते हैं। बच्चे की मौलिकता कितनी है वो बताते हैं। और क्या बताएंगे निबंधात्मक प्रश्न? और बताते हैं उसकी लेखन क्षमता को। क्या बताते हैं? उसकी लेखन क्षमता को स्पष्ट करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो विश्वसनीय और वैध होते हैं। कैसे होते हैं? विश्वसनीय और वैध होते हैं। लेकिन जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो ना तो विश्वसनीय होते हैं ना वो वैध होते हैं। यदि मैं पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि लचीला होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, स्तर के अनुकूल होना चाहिए, क्लास के स्टूडेंट की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए बनाया जाना चाहिए। हेडिंग तो आपने सबके सही से ही लिखे हैं, लेकिन क्या आपने उसके अंदर सही लिखा है? अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट तो बहुत अच्छा सा बना देंगे किसी भी चीज का। फ्लो चार्ट बनाने के बाद जब वो उसका वर्णन करते हैं तो अंदर चाहे उन्होंने किसी की जीवनी लिखी हो, चाहे खुद के फ्रेंड की बातें लिखी हो,
वो किसी टीचर को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसने लेखन इतना अच्छे से किया है, उसको सजाया इतना अच्छे से कि टीचर कई बार ये सोच लेते हैं कि यार अच्छा ही लिखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपकी पर्सनैलिटी और दूसरा आपके लिखने के तरीके से भी जो है आपके मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी जो चीटिंग का होता है, चीटिंग यानी कि जो पक्षपात होता है, इसमें जो पक्षपात की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है इसमें? पक्षपात की भावना बहुत ज़्यादा होती है और ये वैध और विश्वसनीय नहीं होते। यही वस्तुनिष्ठ परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण में जो है सबसे बड़ा अंतर होता है। तीसरा, प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे आधारित होती है। लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट पे डिपेंड करती है कि बच्चा खुद ही सीख के कार्य करता है और फिर परीक्षण लिया जाता है। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण जो होता है, पीछे जब हम गए थे तो उसमें दूसरा पढ़ा था अपन ने निदानात्मक। निदानात्मक क्या करता है? निदानात्मक बच्चे के कारणों की खोज करता है। निदानात्मक बच्चे के कारणों की खोज करता है कि किस कारण से बच्चा जो है पीछे है और किस समस्या के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा। निदानात्मक के बाद तीसरा वाला अपन ने पढ़ा था भविष्य कथन। भविष्य कथन का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उससे संबंधित आपसे एक टेस्ट लिया जाए। ठीक है, तो ये भविष्य कथन कहलाते हैं। अब मात्रात्मक विधियों के बाद अपनी दूसरी विधि आती है गुणात्मक विधियाँ। गुणात्मक विधि को हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी मेरा जो है वीडियो बड़ा हो गया था, फिर मुझे ये बोलने का टाइम भी नहीं मिला पिछले वाले वीडियो में कि अब दूसरा पार्ट अब आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो वो एक वीडियो के हिसाब से अपनी पूरी बनाया था वीडियो, और जब वो अपलोड नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा कि उसको जो है अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते।